स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। देश के सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। चीन की चालबाजी एक बार फिर से सामने आई है। एक तरफ तो वो बातचीत का रास्ता अख्तियार कर रहा है, वहीं दूसरी ओर लद्दाख में सेना की तैनाती और हथियारों की मौजूदगी भी बढ़ा रहा है। चीन और पाकिस्तान अब तक अलग अलग मोर्चों पर हमारे लिए सिरदर्द बने हुए थे, लेकिन अब दोनों एक साथ हिंदुस्तान के लिए चुनौती बन रहे हैं। पाकिस्तान की सेना के कर्नल रैंक के कई अधिकारियों को वेस्टर्न और सदर्न कमांड में चीन की सेना में तैनात कर दिया गया है। पाक सेना के अधिकारियों की तैनाती लद्दाख और तिब्बत की सीमा पर की गई है। चीन और पाकिस्तान की यह हरकत सीधे सीधे उकसाने वाली है। चीन की हिमाकत को देखते हुए भारत ने भी लद्दाख में K9 वज्र होवित्जर तोपों की तैनाती कर दी है। भारतीय सेना प्रमुख ने साफ कहा है कि किसी भी हालात से निपटने के लिए हम तैयार हैं। हालांकि सेना प्रमुख ने 13वें दौरे में बातचीत विवाद सुलझाने की उम्मीद भी एक तरफ जताई है। तो सवाल है कि अगर चीन बातचीत से मसले को सुलझाना चाहता है तो फिर लद्दाख में डिप्लॉयमेंट्स क्यों बढ़ा रहा है? पहला, चीन के सेना में पाकिस्तान के फौजियों की भर्ती किस इरादे से की जा रही है? इन सारे सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों के साथ। हमारे साथ एक लंबा चौड़ा पैनल होगा। लद्दाख में चीन की डिप्लॉयमेंट को देखते हुए भारतीय सेना ने भी चीन के बराबर ही सैनिकों और हथियारों की तैनाती की है। भारत के K9 वज्र स्वचालित होवित्जर टैंक की तैनाती भी लद्दाख में की गई है। ये तोपें लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर सकती हैं। वहीं सीमा पर चीन से तनातनी के बीच लद्दाख के LG RK माथुर ने लेह में दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा फहराया। इस मौके पर सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे भी मौजूद रहे हैं। यह झंडा 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है। इसका वजन 1400 किलो है। पहाड़ी पर यह तिरंगा बनाया गया है। उद्घाटन के बाद वायु वीरों ने सलामी भी दी है। विजुअल्स आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सबसे बड़ा और भारी झंडा लेह में फहराया गया। हमारी सरकार 5 साल के लिए बना है। 5 साल के लिए अभी हम लोग अजय अमर बना करके चलेंगे। और महात्मा गांधी जी का जो विचारधारा था, आम आदमी गांव का जो सरल स्वभाव के अंतिम छोर के व्यक्ति को जो विकास करना है, उस दिशा में हमारे भूपेश बघेल जी काम कर रहे हैं। उस सरकार के हिस्सा हमारे TS बाबा भी हैं। तो सभी मिलकर के छत्तीसगढ़ प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। चीन और पाकिस्तान की साजिश क्या है, ये आपको बताते हैं। चीन की सेना की मदद कर रही है पाकिस्तान की सेना, पहली बात। दूसरी, चीन की सेना में पाकिस्तान के फौजियों की तैनाती की गई है। PLA के वेस्टर्न सदर्न कमांड में पाकिस्तान के फौजी तैनात किए गए। वेस्टर्न कमांड में लद्दाख में पाक सेना के अधिकारियों की भी तैनाती की गई है। सदर्न कमांड में तिब्बत के इलाकों में पाक सेना की मौजूदगी देखी गई है। दोनों कमांड्स के हेडक्वार्टर्स में पाक फौजियों की नियुक्ति की गई है। चीन और पाकिस्तान एक साथ बन रहे चुनौती। पाकिस्तान के कर्नल रैंक के अधिकारियों की चीन की सेना में नियुक्तियां भी हुई हैं। पाक अधिकारियों को कॉम्बैट प्लानिंग, ट्रेनिंग, स्ट्रेटजी का जिम्मा भी सौंपा गया है। करीब 10 पाक फौजी बीजिंग में चीन एम्बेसी में भी तैनात किए गए। यानी एक साथ कोलाइड होकर भारत के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। 6 महीने से हालात समान है। 13वें दौर की बातचीत बहुत जल्द होने वाली है। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में 13वें दौर की बातचीत हो सकती है। उम्मीद है बातचीत के जरिए सेना की मौजूदगी कम होगी। पहले भी ऐसा हुआ है। बातचीत से ही विवाद सुलझाया जा सकता है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम बातचीत के जरिए किसी न किसी ठोस नतीजे पर पहुंचेंगे। पहला, यह बयान है MM नरवणे, सेना प्रमुख का। Deployed in considerable numbers all across eastern Ladakh, and not only in eastern Ladakh but all across the northern front, right up to our eastern command also. So definitely there has been an increase in their deployment in the forward areas, which remains of course a matter of concern for us. But we are regularly monitoring all their movements, and based on whatever inputs we get, we are also carrying out matching developments both in infrastructure as well in terms of the troops that are needed to counter any threat. So we are, I think, at the moment quite well poised to meet any eventuality. Now over the last 6 months or so
has been quite normal. As you're aware, the talks have been going on for more than a year now. We had the 12th round of talks last month, and we are hopeful to have the 13th round of talks very soon, perhaps as soon as next week, that is the second week of October. We are confident that as we discuss things with each other, and we will be able to reach consensus on how this disengagement is to take place, and by all the friction points will get resolved. Even when the talks had started, people were doubtful whether talks would resolve anything, but I'm of the firm opinion that we can resolve our differences through dialogue, and that is what has happened over the last few months. So I'm very hopeful that we will be able to achieve some results. एमएम नरवणे को आपने सुना। एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है जो हम 1 घंटे तक हमारे साथ रहेगा और हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये नया मामला क्या है। जब पाकिस्तान और चीन अब तक साथ में था, इसमें कोई बिल्कुल भी गुरेज नहीं था, लेकिन अब सेनाएं भी साथ में है, पोस्टिंग्स एक आदमी की दूसरी जगह हो रही है। इसका मतलब क्या है, भारत को अब क्या करना चाहिए? डॉक्टर गुलरेज शेख हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ, आरजू काजिम है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से, मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ ही साथ मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह है, रक्षा विशेषज्ञ। बहुत स्वागत है आप सबका। क्योंकि आज मामला और खबर यही है कि पाकिस्तान ने अपने जो सैन्य अधिकारी हैं उनकी तैनाती चीनी सेना में करी है, चीनी एम्बेसी में करी है। तो सबसे पहले पाकिस्तान का रुख कर लेते हैं। आरजू काजिम हमारे साथ हैं। आरजू, ठीक है, हम मानते हैं आपकी मजबूरी है चीन का साथ देना, आपकी मजबूरी है तालिबान का साथ देना, उसके बदले कुछ भी हो जाए, जितनी भी अमेरिका कसीदे पढ़ ले आप नहीं मानेंगे। लेकिन अब इसकी क्या जरूरत पड़ गई कि चीनी सेना में पाकिस्तान के सैनिक भेजे गए, चीनी एम्बेसी में जाकर ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है? आखिर ये दिक्कत क्यों? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मैंने अभी तक ये न्यूज नहीं देखी है, लेकिन आप कह रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने कहीं ना कहीं ये न्यूज जरूर चेक की होगी। मगर पाकिस्तान और चाइना के जो आपस में रिलेशंस है वो बहुत स्ट्रांग है। चाहे उसको आप बिजनेस रिलेशन समझ लें, जिसकी वजह से कई प्रोजेक्ट्स चाइना के जो है वो पाकिस्तान में चल रहे हैं, जिसमें सी पैक भी है और सी पैक के अंदर ही बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। तो जाहिर है जब हम चाइना के इतने ज्यादा क्लोज हैं और हम हर बात चाइना से ही करते हैं, और हमारे चाहे लोन्स हो चाहे प्रोजेक्ट्स हो कुछ भी हो वो चाइना से ही रिलेटेड होते हैं। तो अगर चाइना कहेगा कि जी आपके यहाँ से फौजी चाहिए या आपके यहाँ से ट्रेनिंग चाहिए। मैं एक सेकंड, एक सिर्फ इसमें क्लैरिफिकेशन चाहता हूं। आप क्लोज हैं, आप मजबूत हैं, या फिर आप मजबूर हैं चाइना के लिए? हम, मेरे ख्याल से अगर हम मुझसे पूछेंगे तो हम मजबूर हैं, क्योंकि अगर हम चाइना से लोन लेंगे, अगर हम चाइना के पास हमारी मोटरवेज हो चाहे हमारे एयरपोर्ट्स हो सब कुछ गिरवी रखा हुआ होगा, तो मेरा ख्याल है कि वो मजबूरी ज्यादा होगी, क्लोजनेस कम होगी। बिल्कुल। तो लेकिन जब चाइना कहेगा कि जी आप अपने फौजियों को भेजें या वो हमें किसी भी किस्म का कोई काम बताएगा, तो हम ना करने की पोजीशन में नहीं है। ये बात हमें माननी पड़ेगी। मैं आपको बहुत मतलब सम्मान के साथ कहता हूं, कम से कम आपने इस बात को माना कि आप सब कुछ गिरवी हो चुका है, तो अब आप शब्द मजबूर कहीं गलत नहीं होगा। गुलरेज जी भी हमारे साथ है। गुलरेज जी, ये बात तो बिल्कुल व्यापक है और आप राजनेता के साथ साथ इन चीजों को स्टडीज भी करते हैं, जियोपॉलिटिकल को। स्थिति पाकिस्तान की नहीं है कि चीन को मना कर पाए। चीन का एक इशारा बिल्कुल सीधे सीधे आदेश के लिए है पाकिस्तान के पास, लेकिन हिंदुस्तान पर इफेक्ट क्या है? क्योंकि जितनी बाउंड्रीज हम शेयर करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, चीन हो, अब सैन्य अधिकारी भी दूसरी सेनाओं के साथ मिलकर हिंदुस्तान के विरुद्ध साजिश रच रहे हैं। गुलरेज जी, देखिए मित्र, पहली बात तो ये हमारे लिए कोई अचंभे की या आश्चर्य की बात नहीं है। हमको ये सब चीजें पता थी जो अब न्यूज में आ रही है। आप याद कीजिए 2020 में जब हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ बेका का समझौता साइन किया था, उसी समय चाइना और पाकिस्तान ने एक MOU साइन किया था। उस MOU का एक सैलिएंट फीचर था
कि जो चाइनीज इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है उसमें 3 से 4 पाकिस्तानी फौज के अफसरों की तैनाती रहेगी। इसका मतलब इंटेलिजेंस का आदान प्रदान इनका जो था वो बहुत ज्यादा शुरू से चल रहा है। 2020 में और वो प्रगाढ़ हुआ और अभी हमको अभी जो चीजें दिख रही है वो और प्रगाढ़तम दिख रही है। और अभी क्यों दिख रही है? क्योंकि चाइना का जो विशेषकर वेस्टर्न थिएटर है, आप देखिए पिछले कुछ महीनों में चाइना ने अपने 4 जो टॉप कमांडर्स थे उस कमांड के, वेस्टर्न थिएटर कमांड के, उसको चेंज किया है। और चेंज क्यों किया है? क्योंकि लद्दाख में जो हमारा एनकाउंटर उनके साथ हुआ उसमें चाइना को बहुत सारे उनके फौजी भी मारे गए और वो सोच रहे थे कि इंडिया जो है एकदम से झुक जाएगा, पीछे हट जाएगा। वैसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि भारत की तरफ से एक ऑपोजिट रिएक्शन दिखी और जिस प्रकार का हमने मिरर डिप्लॉयमेंट किया उसकी वजह से चाइना पर प्रेशर आया और शी जिनपिंग के ऊपर भी उनकी पार्टी का कहीं ना कहीं प्रेशर है। तो अब चाइना जो है वहां हताश हो रहा है। तो वहां से वो चाह रहा है कि पाकिस्तानी जिनको कुछ ज्यादा अनुभव है भारतीय सेना का से लड़ने का, हालांकि जब भी वो लड़े हैं हारे हैं हमसे, लेकिन कंपेयर टू चाइना, क्योंकि चाइना ने इतने दशकों में कोई जंग नहीं लड़ी। लास्ट जंग उन्होंने लड़ी थी 1978 में वियतनाम के साथ, जो चाइना हार गया था। उसके बाद से कोई जंग नहीं लड़ी है। तो वो पाकिस्तान से इंटेलिजेंस और टैक्टिक्स लेना चाहता है, इसीलिए ये डिप्लॉयमेंट हुआ है। लेकिन हमारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है ये जो भी कर रहे हैं। देखिए आप याद कीजिए जनरल रावत जो है हमारे सीडीएस बार बार कहते हैं कि इंडिया इज प्रिपेयर्ड फॉर 2 फ्रंट वॉर। हम अलग अलग जो थिएटर कमांड्स बना रहे हैं इन सब चीजों को मद्देनजर रखते ही बना रहे हैं। बुलेजर थिएटर कमांड पे भी आऊंगा। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा साहब भी हैं। सिन्हा सर, समझना चाहूंगा आपसे, थिएटर कमांड पे हम आएंगे, जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उस पर। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरफ आप चीन के साथ आपने एक फ्रंट खोल रखा है, पाकिस्तान के साथ खोल रखा है, ठीक है, लेकिन अगर सेना के अधिकारी पाकिस्तान के चीनी सैनिकों के साथ जाते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग अलग होता है और फील्ड पर एक साथ काम करना, तैनाती शेयरिंग अलग होता है, ये कितना बड़ा बेनिफिट होगा चाइना के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि चीन को यह एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी हिंदुस्तान की सेना को अच्छी तरह समझती है और हिंदुस्तान की सेना की जो शक्ति है उसके बारे में उसको ज़्यादा ज्ञान है इसके बनिस्बत की चीन को। तो जब पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स को वहाँ इंडक्ट किया जाता है हेडक्वार्टर्स में और फ्रंट लाइन में, तो आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं गाइडेंस पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स से गाइडेंस लेने का प्रयत्न है। इसका मतलब इशारा साफ है कि चीन अब समझ रहा है और एडमिट कर रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि वो खुद ब खुद सक्षम नहीं है हिंदुस्तान थल सेना को सामना करने के लिए, इसलिए पाकिस्तान का सपोर्ट ले रहा है। एक और बिंदु मैं करना चाहता हूं कि हम देखिए जो चाइनीज सोल्जर्स हैं और यदि हिंदुस्तान के सोल्जर्स की बात कीजिए तो मैं बैकग्राउंड बताना चाहता हूं, बैकग्राउंड चेक करते हैं। हमारे जो सेना के जो जवान हैं वो गांव से आते हैं, वो तो चना और भुजा खा के लड़ सकते हैं, लेकिन जो चीन के जो सोल्जर्स आते हैं पीएलए में, जो सिविलियंस, वो टेम्पोररी बेसिस पे आते हैं 2 से 3 साल के लिए। 2 से 3 साल में एक सिविलियन और जवान नहीं बन सकता, एक वॉरियर नहीं बन सकता। चीन इस बात को समझता है, कुछ दिन डेप्यूटेशन करके वो वापस चले जाते हैं। अच्छा, चीन की आर्थिक व्यवस्था अच्छी है तो वो चॉकलेट सोल्जर्स हैं, लड़ नहीं सकते। लद्दाख में हमने ये साबित कर दिया कि बिहार रेजिमेंट के 30-40 जवानों ने 150 को ज्यादा खदेड़ दिया। तो चीन इस बात को जानता है कि उसके पास धन है, उसके पास इक्विपमेंट की सुपीरियरिटी हो सकती है, लेकिन जब ग्राउंड पे लड़ने की बात आती है तो चीन जानता है कि उसके मुंह की खानी पड़ेगी। और जब ऐसा होता है जैसे लद्दाख में विड्रॉ किया तो उसका जो शायद इसीलिए पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। आऊंगा सिन्हा सर आपके पास। इसका जो मोहम्मद अली शाह साहब भी हैं, मेजर रिटायर्ड साहब हमारे साथ। शाह साहब, मान लें कि चीन को ये बात समझ में आ गई कि हिंदुस्तान में से स्ट्रेटजी और ग्राउंड पे जीतना असंभव है, अब पाकिस्तान जो ऑलरेडी घुटने पहले टेक चुका है इतिहास में, अब दोनों साथ आकर एक नया प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर रहे हैं। देखिए, ये छुपाने वाली बात खबर थी, लेकिन फिक्र की बात नहीं है। ये पाकिस्तान आर्मी अभी चाइना के अंदर आके उनके साथ प्लानिंग कर रही है, उनके साथ डिप्लॉयड हो गई है कर्नल के रैंक के ऑफिसर, क्योंकि ऑफिसर होते हैं तो डिफेंस अटैची के अलावा कि वहां पे 10 कर्नल वहां पे है। मैं आपको बताऊं, 2016 में डॉन को मैं कोट करता हूँ,
पाकिस्तान का एक बहुत ही पॉपुलर जगह हमारे हिंदुस्तान डॉन का वहां पे बड़ा पॉपुलर है डॉन पाकिस्तान में। इन्होंने कहा था कि ये जो सीपैक है, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को प्रोटेक्ट करने के लिए डिविजन लगा देंगे। ये 9,000 फौजी और 6,000 पैरामिलिट्री को डिप्लॉय करेंगे रक्षा करने के लिए। उसके अलावा पाकिस्तान ने इसके ऊपर बयान भी दिया। अब देखिए, एक बात गौर करने वाली बात है, अभी मैं कहता हूँ आर्डू जी ने बड़ी अच्छी तरीके से बताया कि भाई इनकी मजबूरी है, कोई ऐसा खास ट्रेड नहीं है इनके साथ, इनकी मजबूरी है। अगर हम कहीं पे कुछ गिरवी रख दें तो फिर हमारी मजबूरी बन जाती है। मैं समझ सकता हूँ पाकिस्तान की मजबूरी उस तरीके से, लेकिन अब आप देखिए, और विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कह रहा हूँ, तो ये हमने पाकिस्तान को हर जंग में हराया, हर जंग में। अब चीन किसकी मदद ले रहा है? पाकिस्तान आर्मी की। जो आर्मी हिंदुस्तान आर्मी के आगे घुटने टेक चुकी थी सन 71 में, जब लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश हुआ था, 93,000 से ऊपर सोल्जर्स हमने लिबरेट करे थे। इनके जनरल नियाजी साहब थे, इन्होंने जनरल जेकब साहब के आगे सरेंडर कर दिया था ढाका में, और इनको पूरा अच्छा सलूक दिया। आपको एक मैं बड़ा अच्छा किस्सा 1 मिनट में समझाता हूँ। भाई, जब 93,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स ने इंडियन आर्मी के आगे सरेंडर किया था, तब जनरल जेकब साहब थे। जनरल जेकब साहब ने एक बार पाकिस्तानी जवान से पूछा, बेटा तुम यहाँ पे आए हो, अभी यहाँ पे हिंदुस्तान आर्मी यहाँ पे सरेंडर हो गए हो, सब ठीक ठाक तो है, कोई तकलीफ तो नहीं है? वो पाकिस्तानी सोल्जर जो था वो रो पड़ा था। उसने ये कहा, साहब आप जो सलूक हमारे साथ कर रहे हैं, ऐसा इतना अच्छा सलूक तो हमको हमारी आर्मी में नहीं मिला। आप सोच सकते हैं ये बात। इसके बारे में मैं अभी एक प्ले करके आया हूँ कलकत्ता से ही, इसी विषय के ऊपर, 71 की लड़ाई, एक विजय गाथा। अब चीन की आर्मी उस आर्मी की मदद ले रही है जो हमसे हार चुकी है, तो वो क्या करेगी? अगर आप देखें तो कॉमन सेंस लगाएं, चीन की आर्मी देखिए, की तरह, वो कहावत है 0 + 0 = 0। गलत तो नहीं कह रहा हूं शाह साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। लेकिन इस पर हम जाएंगे। हालांकि आज बहुत बिल्कुल ऑनेस्टी से आरजू काजिम ने कहा है कि हाँ, हम गलत है, हमने सब कुछ दांव पर लगा रखा है चीन के आगे। हम इस पर भी बातचीत करना चाहेंगे कि आखिर हिंदुस्तान की स्ट्रैटेजी अब क्या होनी चाहिए। एक तरफ पाकिस्तान, अब पाकिस्तान चीन के साथ, और एक तरफ अफगानिस्तान ने भी फ्रंट खोल रखा है। हम तैयार हैं। थिएटर कमांड के ऊपर भारत का रुख आगे क्या होना चाहिए? अगर 2 फ्रंट की लड़ाई होती है तो भारत की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? इन सवालों के जवाब हम अपने पैनल से लेंगे। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना है। आप सब मेहमान हमारे साथ रहिए, हम वापस आएंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले इस वक्त की हेडलाइंस। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। कल से हरियाणा और पंजाब में धान की खरीद शुरू होगी। जी हां, कल पंजाब के मुख्यमंत्री आए थे, आज हरियाणा के मुख्यमंत्री आए थे, मुलाकात करी। कल प्रधानमंत्री से मुलाकात की, आज एग्रीकल्चर मिनिस्टर से मुलाकात हुई। अश्विनी चौबे ने किया इस बात का बड़ा ऐलान। किसान के हंगामे के बाद केंद्र का यह बड़ा फैसला। अश्विनी चौबे ने क्या कहा है? पंजाब हरियाणा में धान की खरीद होगी और कल से शुरू हो गई थी, हो जाएगी। और पहले इसे 11 तारीख कर दिया गया था कि धान अभी गीला है, लेकिन जब इसको लेकर प्रोटेस्ट हुआ, दोनों ही जगहों के मुख्यमंत्रियों ने इस पर क्वेश्चन मार्क उठाया। उसके बाद अब कल से धान की खरीद हरियाणा और पंजाब में शुरू हो जाएगी। एमएम नरवणे इस वक्त फ्रंट बेस पर हैं और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके के हालात हैं, ऐसे में फ्रंट के जो मूवमेंट है उसको बढ़ाना है और हथियारों की तैनाती को भी जोर देना है। In Ladakh, and when we realized that there is a requirement of more firepower and which is mobile, that is the time we thought, why not try it out if these guns can also work in high altitude. And accordingly we had inducted 2-3 guns to start with, and of course it required some modifications to make it conducive to operate in these high altitude areas, but those field trials were extremely successful. We have even carried out firing with these guns. That was also very successful. And once that was proven, then we have inducted an entire regiment, and that will definitely add to the firepower.
एमएम नरवणे को आपने सुना, उन्होंने साफ कहा कि जिस तरीके के हालात हैं फॉरवर्ड बेस के पास में, ऐसे में हथियार और आगे का जमावड़ा करना पड़ेगा। हम अपने पैनल की तरफ चलते हैं एक बार। डॉक्टर गुलेश शेख हैं, बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आरजू काजिम जी हैं, पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ है। साथ ही साथ मेजर रिटायर्ड एसपी सिन्हा साहब हैं और मोहम्मद अली शाह साहब मेजर रिटायर्ड हमारे साथ हैं। शुरुआत गुलेश जी आपसे ही करता हूं। आपने सुना होगा, हमारे साथ आरजू जी भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हालांकि उन्होंने माना कि सब कुछ हमने गिरवी रख दिया है। ऐसे में हम पाकिस्तान के पड़ोसी हैं, पाकिस्तान हमसे ही अलग हुआ है। आज जिन हाथों में पाकिस्तान है, आपको लगता है एक तरफ पाकिस्तान अपने आप को खत्म कर रहा है, दूसरी तरफ उसने चीन को गिरवी रख रखा है, और तीसरी तरफ अब जब वो खुद नहीं लड़ पाया और जब लड़ा तब हारा है, अब वो चीन को ढाल बनाकर एक और युद्ध की तैयारी कर रहा है। देखिए, पहली बात जो आप पूछ रहे हैं ना कि पाकिस्तान ने आज की तारीख में अपने आप को चीन से गिरवी रखा हुआ है, तो पाकिस्तान का इतिहास राइट फ्रॉम बिगिनिंग आप देखिए कि वो क्लाइंट स्टेट रहा है। वो पहले यूनाइटेड स्टेट्स का रहा, बीच में सऊदी अरब का क्लाइंट स्टेट बना और आज की तारीख में चीन का क्लाइंट स्टेट बन गया है। तो उनकी हमेशा आदत है कि वो दूसरों के बल पे चलते हैं, लेकिन उससे बहुत लंबा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। क्यों आप बोल रहा हूं ये बात? क्योंकि चीन से यदि कोई जंग की बात आप करते हैं कि चीन से हमारी जंग होगी, तो चीन भी अपने आप को ब्लडी नोज नहीं करेगा, क्योंकि वो समझता है कि भारत का जो फायर पावर इंडेक्स है वो बहुत हाई है। यदि ऐसे में भारत पर अटैक करता है तो उसका भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। एंड डू नॉट फॉरगेट दैट वी आर आल्सो अ न्यूक्लियर पावर। तो न्यूक्लियर जो डिटरेंस होता है वो चाइना के पास भी है, वो पाकिस्तान के पास भी है, वो हिंदुस्तान के पास भी है। तो आप फुल फ्लैशेड हॉट वॉर की बात नहीं कर सकते, वो होनी भी नहीं है, क्योंकि उसमें भी बहुत बड़ा नुकसान सबका होगा। वो हो सकता है कि सब खत्म हो, तो चीन भी ये बेवकूफी नहीं करेगा। लेकिन जो ल्यूक वार्म वॉर है वो चलती रहेगी, और यही कारण है कि हम सब तरफ से तैयारियां कर रहे हैं, अलग अलग गठबंधन भी कर रहे हैं। जहां तक चीन ने जिस प्रकार से भी पाकिस्तान के साथ अपना पैचवर्क और मजबूत किया है, तो भारत ने भी संदेश देने में कमी नहीं छोड़ी है। अभी कुछ दिन पहले हमने ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ एक्सरसाइजेस की थी, अभी वापस से हमने कुछ और उनके साथ मिलिट्री एमओयू साइन किए हैं। ये किस तरफ संकेत दे रहे हैं हम चाइना को कि यदि आप दूसरी तरफ हमारे किसी हॉस्टाइल नेबर के साथ किसी तरह का टाई अप करते हैं, तो हम आपके हॉस्टाइल नेबर्स के थ्रू आपको भी सुकून से नहीं जीने देंगे। तो चाइना इज गेटिंग ऑल दोस थिंग्स, और फिर हम चाइना के ऊपर पहली नजर रखे हुए हैं। ये क्या समझते हैं कि जो साइलोस बन रहे हैं वहां पे शिनजियांग में, क्या भारत नहीं देख रहा है? भारत ने टिकटो में कह रहा हूं कि मिरर इमेज रिप्लिका करके दिखाई चाइना को कि आप जहां जो करेंगे हम वैसा के वैसा उससे ज्यादा करके दिखाएंगे। आप देखिए कि चाइना के लिए सबसे बड़ा जो आघात था वो डोकलाम में था। डोकलाम भारत की भूमि नहीं थी, लेकिन वहां पर जो हमने चाइना के प्रोजेक्ट को रोका और चाइना के सामने एक बड़ी दीवार बन के खड़े हो गए, तो वहां से चीन बौखलाया है। उसके बाद उसने देखा कि यहाँ पर जब यहाँ पर हमारे लद्दाख में उन्होंने करने की कोशिश की गुस्ताखी, तो वहां भी परेशान हुए। फिर आप देखिए कि चाइना के साथ वार्ता चल रही है, लेकिन हम अपनी तैयारी में कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आपने देखा कि गुलेश भाई इसी चीज को समझना चाहता हूं। ठीक है, आता हूं। एक और लाइन एक और थोड़ा सा। और अभी चाइना के लिए एक बड़ा धक्का जो है, जो नए जापानीज प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, ही इज डेड अगेंस्ट चाइना, और वो हमेशा ये कहते रहे हैं कि मेक इन इंडिया, स्पेशली जो डिफेंस सेक्टर में है उसको प्रोत्साहन दिया जाए। ठीक है गुलेश जी, एक बार मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा साहब के साथ पास चलते हैं। सर, बार बार दो चीज सामने होती है। कल भी इसी टॉपिक पर हमने बात की थी, एक लंबा चौड़ा पैनल कल भी हमारे साथ था। लोग कहते हैं कि शायद अब वो वक्त है जब एक बार कन्फ्रंटेशन चाइना के साथ भी होना चाहिए, पहला, और वो वक्त पिछले साल अप्रैल था, और लोग कहते हैं कि हमने उसको मिस किया। आप बेहतर बताएंगे। दूसरा, एक तरफ बात हो रही है कि आप ज्यादा रसद, ज्यादा तैनाती हथियारों की फॉरवर्ड बेसिस पर करिए जहां आपको लगता है कि चीन गड़बड़ कर सकता है। दूसरी तरफ तैयारी है 13वें दौर की बातचीत की। क्या ये दो चीजें एक साथ चलनी चाहिए सिन्हा साहब? देखिए, मैं पहले करना चाहता हूं कि चाइनीज का ही एक मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट था, और अपना चाणक्य जी ने भी यही बात कही है कि द ब्यूटी ऑफ स्ट्रैटेजी ये होता है जब आप बिना बंदूक चलाए, बिना गोली चलाए दुश्मन को परास्त कर दें, उसको बर्बाद कर दें। और मेरी अपनी सोच है
कि चीन के यदि पेट में हम लात मारें, उसकी आर्थिक व्यवस्था एकदम कमजोर कर दें, उसके जब सामान हम खरीदना यहाँ हिंदुस्तानी बंद कर दें, राखी खरीदना बंद कर दें, फायर क्रैकर्स खरीदना बंद कर दें, उसके जो बल्ब्स और जो इलेक्ट्रिकल फिटमेंट आइटम खरीदना बंद कर दें, हम उसका मैन्युफैक्चरिंग हब जो मोदी जी की कल्पना है हिंदुस्तान में शिफ्ट करें, और बहुत लोग शिफ्ट करने के तैयार हैं, तो चीन के पेट में लात लगेगा। जब चीन के पेट में लात लगेगा तो चीन के अंदर विद्रोह होगा, प्रेसिडेंट जी के खिलाफ लोग जाएंगे। जब लद्दाख में 16 बिहार ने चीन के 150 जवानों को खदेड़ दिया तो प्रेसिडेंट जी की लोकप्रियता में बहुत गिरावट हुई थी, वो घबरा गया था और इसीलिए वो पैंगोंग त्सो के दक्षिणी दिशा से विड्रॉ किया। तो आपको पाकिस्तान को भी हमको ऐसी लात मारनी है, ऐसी लाठी मारनी है कि लाठी का दिशा उसको पता न चले और वो कराहता रहे। और बेस्ट तरीका मुझे लगता है कि FATF में उसको ब्लैक लिस्ट में डाला जाए और FATF का जो फंक्शनिंग मेथोडोलॉजी है, प्रोसीजर, उसमें तब्दीली लाया जाए। रूल ऑफ मेजॉरिटी, या जी 13 देश में से 10 कहते हैं कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालो तो डालो, खाली मलेशिया और टर्की और चीन के कहने से वो बच जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई जुडिशियल सिस्टम होता है जिसमें 100% सब जजेस करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए जो हमारी अभी दृष्टिकोण है कि हमारी 3 ट्रिलियन इकोनॉमी होनी चाहिए हिंदुस्तान की, हम उसको कायम रख सकते हैं। हम बिना चतुरता से, बिना गोली चलाए हम चीन को बाम मोड़ के बर्बाद कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। और पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान खुद ब खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहा है, वो वो सेल्फ गोल कर रहा है, वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में है। ठीक है सर, उसको अल्लाह भी नहीं बचा सकता। ठीक है, वो तो उस रास्ते हमको स्ट्रेटजी लगाने की जरूरत है। ठीक है, स्ट्रेटजी की जरूरत है। मोहम्मद अली शाह साहब आपके पास आऊंगा, एक बार आरजू काजिम जी का रुख कर लेता हूं। आरजू जी, जो हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो संकट के बादल हमेशा सरकार पर भी छाए रहते हैं, और जो जीडीपी है आप देखिए कहां जा रहा है, देश गया कहां पर है। एज अ जर्नलिस्ट आप भी देखती होंगी कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है और किस भूचाल का सामना कर रहा है। और जो अभी सैंक्शन लगाने की बात अमेरिका कर रहा है और जो बिल अभी अमेरिकन सीनेट में पेश हुआ है, अगर वो पास होता है तो 1 साल के अंदर पूरा ब्यौरा आपको बताना पड़ेगा आपने कैसे कैसे कहां कहां तालिबान की मदद करी है। क्या इसके बाद भी सरकार बिल्कुल आंख में पट्टी बांधे रहेगी और चीन तालिबान की तरफ देखती रहेगी? आरजू जी। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ये सब कुछ होने के बाद जो है वो सरकार आंखों पे पट्टी बांध के बैठी रहेगी। ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ बचने की कोशिश करेगी और करनी भी चाहिए। लेकिन जहां तक आप लोग बात कर रहे थे अभी चाइना की, तो किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। जिस दिन किसी को कमजोर समझ लिया जाए, चाहे वो कोई कंट्री हो या इंसान, तभी इंसान हार जाता है, तभी वो फौज हारती। आप समझ रहे हैं कि चाइना बहुत कमजोर है, चाइना लड़ नहीं सकता, तो चाइना ने 1962 में आपको हराया था। वो भारत नहीं रह गया, अब 62 का भारत नहीं है। आरजू जी बता दूं आपको, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अब 62 वाला भारत हिंदुस्तान में नहीं है। और मोहम्मद अली शाह साहब, हाँ कंप्लीट कर लिया आरजू जी आप। देखिए, मैं आपसे यही कह रही हूँ कि वो वाला भारत नहीं रह गया, इसीलिए भारत ने अभी चाइना को बहुत टफ टाइम दिया लगा। इसी तरह से 71 का जो आप लोग बार बार कहते रहते हैं, तो अब पाकिस्तान की फौज अब वो 71 वाली नहीं है। इसलिए आप ये मत समझें कि अगर 71 में हथियार डाल दिए थे तो ऐसा कुछ दोबारा होने जा रहा है। अब हमने भी अपनी गलतियों को बहुत कुछ सिखाया। अगर आप कमजोर समझेंगे तो आप हार जाएंगे। थोड़ा सा जनरल आरजू जी, बिल्कुल हालत खराब है पूरे देश की, पाकिस्तान की। और आप कह रही साहब अब 71 वाला मत समझिए। भारत कहां था, कहां से कहां पहुंच गया है, पाकिस्तान कहां था, अब कहां है, मुझसे बेहतर आप जानेंगी। हो सकता है आप नेशनल डिबेट बैठी हैं, आप इस बात को ना माने, हालांकि अब तक जो फर्स्ट हाफ था बहुत ऑनेस्टली से आप बोली थी। शाह साहब आप ही जवाब दे दीजिए। मोहम्मद अली शाह साहब, अगर आपने सुना हो आरजू जी को, जरा एक आप समझा देते तो शायद बेहतर रहता। ठीक है, शुक्रिया। सबसे पहले मैं आरजू जी को ये कहूंगा कि जो मेरे का एक परसेप्शन था ना कि मुल्क के उस पार, सरहद पार के लोगों के बारे में, जब मैं जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे था, मैं 30 मीटर के फासले पे था पाकिस्तान के पोस्ट से, और जो मेरे जहन में परसेप्शन था पाकिस्तानियों का
भाई आपको इस डिबेट पे कुछ सूझबूझी बातें करते हुए देख के वो परसेप्शन थोड़ा बदल सा गया है, क्योंकि मेरे को थोड़ी आप इंटेलिजेंट लगी और मेरे को आप बड़े ऑनेस्टली से बड़ी ईमानदारी से आपने कह दिया था कि हाँ वो पाकिस्तान की मजबूरी है चीन का साथ देने की, तो मेरा जो है रिस्पेक्ट आपके लिए बढ़ गया। अब आप रहे आपकी बात के सवाल की कि 1972 के 62 में जो चीन ने हमारी जंग लड़ी थी, भाई चीन ने हमारे कंपीट के पीछे कंजर ठोका था। उन्हें वो आते थे कहते थे हिंदी चीनी भाई भाई, और हम सबको ट्रस्ट कर लेते हैं, हम शरीफ लोग हैं हिंदुस्तानी, हमने उनके भरोसा किया, उन्हें खंजर ठोक के गए हम पे हैं। अच्छा, अब रही बात आपने कहा 71 की बात मत करिए, ठीक है फेयर इनफ, अगर हम बात भी ना करें फेयर इनफ, मगर फैक्ट रिमेन्स कि पाकिस्तान में आप भी आजू जी में से इत्तेफाक रखेंगी कि पाकिस्तान में सिविल वॉर हो रहे हैं, वहां की मिलिट्री आईजीपी को उठा के ले आती है, वहां पे उनके जनरल बाजवा साहब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनके ऊपर असैसिनेशन के प्लॉट्स रचे जाते हैं, ठीक है। पाकिस्तान की जो आईएसआई की जो हेड है, आईएसआई की जो चीफ जनरल सैयद हामिद साहब, वो पहुंचते हैं काबुल, सराजुद्दीन हक्कानी को तालिबान की मिनिस्ट्री में इंटीरियर मिनिस्टर बनाया गया उनको, है। तो इस तरीके से अच्छा आप भी जानते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्या हो रहा है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां पे, और पाकिस्तान जो है वो चीन को ओवर 2000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने चीन को दिए हैं माइनिंग के, आयरन ओर के, एक्सट्रैक्शन के, जो कि इलीगल है, जो कि उनका लैंड नहीं है ये। अच्छा, उसके अलावा आज की बात करते हैं, ठीक है। कराकोरम रेंज है चाइना के, वहां पे एक फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी हुई थी, वहां पे नेशनल डे मनाया गया, वहां पे चीन ने नेशनल एंथम भी गाया और ये भी नारे लगाए गए कि हम अपना एक भी इंच किसी को नहीं देंगे। पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान लैक्स ऑफ किलोमीटर स्क्वायर यार्ड चीन को दे रहा है भेंट में, पैसों के बदले में। तो इससे साफ साबित हो रहा है कौन मालिक है और कौन गुलाम है। दूसरी बात, जयंत सिन्हा साहब ने बिल्कुल सही फरमाया, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, उनकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि असली लड़ाई वो होती है जब दुश्मन की रेजिस्टेंस उसकी आप कमर तोड़ दें बिना गोली फायर करे। चीन जो है वो चालबाज है, वो शातिर है, चालाक है, चीन वही तो कर रहा है। आरजू जी सेटिस्फाई हैं आप जवाब से? देखिए नहीं आरजू जी, मैंने इसीलिए बिल्कुल बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने कहा शाह साहब पूरा समझा दें। मैं कभी कर रहा हूं, उसके बाद आरजू जी आएंगे। 30 सेकंड में बस आ रहा हूं सिन्हा सर, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं सिन्हा सर, आ रहा हूं, 1 मिनट। हाँ 30 सेकंड में मैं खत्म कर रहा हूं। अच्छा, अब क्या है कि जो चीन जो है वो शातिर है, चालबाज है, उन जैसे हमारी तरक्की रहती है ना, वैसे उनकी आर्ट और एक किताब है जो संजू चाइनीज ऑथर ने लिखी है, उसमें चैप्टर 2 पैराग्राफ 2 लाइन 4 में लिखा है The acme of a military general is to win war without fighting. चीन वही तो कर रहा है एक्चुअली। अगर आप देखें तो बायोलॉजिकल वॉरफेयर, कोरोना वायरस जो है, जो वुहान वायरस है, 19 जून 2020 लास्ट के पिछले साल उन्हें ऑस्ट्रेलिया के सर्वर हैक कर दिए थे, कंप्यूटर। तो उनके जो प्राइम मिनिस्टर है ऑस्ट्रेलिया के, मिस्टर मॉरिसन, उनका बड़प्पन था, उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन सब जानते हैं कि ये हरकत, ये जुर्रत की थी चीन ने। और बायोलॉजिकल वॉरफेयर ये हो गया, और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर वो जहाज गिरा देंगे चीन और दिखाएंगे सैटेलाइट इमेजरी से, ठीक है, हमारे पास ये जहाज है, ये सबमरीन है। ठीक है सर, अब ठीक है। आरजू जी मैं समझ सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, बहुत क्लैरिफिकेशन। नहीं मेरी बात सुने, नहीं मैं आपको यही कह रही हूँ कि आप किसी को भी अगर कमजोर समझेंगे तो वहीं पे आप हार जाएंगे। ठीक है, हम मानते हैं चाइना के साथ भी हमारी मजबूरी है, इवन अमेरिका के साथ भी हम कुछ नहीं कर सकते। अगर वो हमारे फंड्स बंद कर देंगे तो हमारे पास इकोनॉमी अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है। पाकिस्तान जहाँ पे पाकिस्तान की कमजोरी है, मैं मान रही हूँ, लेकिन मैं आपको यही कह रही हूँ कि अगर हम 71 को ही माइंड में रख के चलेंगे तो यहाँ पे बहुत कुछ बदल जब आप चुका है। मान लेती हैं तब ठीक लगता है कि हाँ आपने मान लिया, कम से कम सच बोलिए। देखिए आप बैठी हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप बोल देती हैं कि हाँ भाई मान लिया तब मान लिया। सिन्हा सर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो आरजू को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, मेरा सम्मान उनके लिए बढ़ गया है बिल्कुल, कि इतना फ्रैंकली पाकिस्तान में बैठ के बात करना काबिले तारीफ है, पहली बात। दूसरी बात, आरजू का ध्यान मैं बटाना चाहता हूं कि आरजू कहती हैं कि पाकिस्तान आर्मी 71 का नहीं आर्मी है, अब दूसरा आर्मी हो गया। मैं पूछना चाहता हूं, जब टीटीपी नहीं संभल रहा पाकिस्तान आर्मी से, तो क्या इंडियन आर्मी को संभाल लेगा? दूसरी बात, जो पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स अय्याशी में विश्वास करते हैं, खाली भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और नाइट ऑफ जनरल्स का लाइफ लीड करते हैं। आपने यदि पिक्चर देखा होगा
हिटलर का नाइट ऑफ जनरल्स का पिक्चर, उस तरह का यदि लाइफ लीड करते हैं। सीपीसी में जो जनरल बाजवा था जो चेयरमैन, वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। जो चिल्ड बियर पीने का आदी है वो क्या गर्म पानी पी के लड़ाई लड़ सकता है? चना खा के लड़ाई लड़ सकता है? कतई नहीं। तो पाकिस्तान आर्मी एक सोल्जरिंग प्रोफेशन उनका नहीं है, उनका प्रोफेशन है सत्ता को बैकडोर से सत्ता को कंट्रोल करो, ऐश करो, अपने बेटों को विदेश में भेजो। वो लड़ नहीं सकते, वो लड़ने के काबिल नहीं है, क्योंकि मलाई छोड़ के चिल्ड बियर पी के वो गर्म पानी नहीं पी सकते। आरजू जी, समझा करो इनकी माइंडसेट। आरजू जी देखिए, कभी चीन का हाथ बॉर्डर पे जो हमारे सिपाही खड़े होते हैं वो बियर नहीं पी रहे होते। या आप हमारे जनरल्स की बात कर रहे हैं, वो थोड़ी बॉर्डर पे गए होते हैं। बॉर्डर पे तो छोटे सिपाही और इस तरह के लोगों को भेजा गया होता है। आरजू जी, लेकिन जो वीडियो चल रहा है, कई वीडियोस हैं मार्केट में जो सिन्हा साहब ने कहा कि उनको जो आदत है वो सरकार को सपोर्ट करने की है, जंग लड़ने के लिए। हाँ, गुलेश जी कुछ कह रहे हैं। गुलेश जी देखिए, मैं सभी व्यूअर्स को ये कहूंगा कि मैं पाकिस्तानी आर्मी को या पाकिस्तान के स्टेट को बहुत सीरियसली लेता भी नहीं हूं, और मुझे तो इस बात का बहुत शुभा नहीं यकीन है कि जिस प्रकार से अफगानिस्तान की आर्मी में बहुत सारे गोस्ट सोल्जर्स, फर्जी सोल्जर्स निकले थे, ऐसे ही पाकिस्तान की आर्मी में भी होंगे जिनके पैसे इनके जनरल खाते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं कल जो पॉइंट रखा था वापस से इंफेसिस करने के लिए रख रहा हूं ताकि देश के भी माइंड में उतर जाए। देखिए, अंततोगत्वा जंग चीन और भारत की होगी, आज नहीं होगी, 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब भी होगी। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि वो जंग हो और साउथ चाइना सी में हो और हम आखिरी व्यक्ति तक लड़े, लेकिन वो आखिरी व्यक्ति तो हो वो भारत का नहीं हो, वो वियतनाम का हो, वो मलेशिया का हो, वो इंडोनेशिया का हो, वो चीन का हो। ठीक है गुलेश भाई, आप बीजेपी का आपने पक्ष रखा और कल भी आपने पक्ष रखा था कि साउथ चाइना सी में हो, और एग्जाम्पल भी आपने अमेरिका वाला दिया। ठीक है, और लास्ट मैन तक लड़े जैसे अमेरिका लड़ा था सेकंड वर्ल्ड वॉर में। यूरोप की धरती पर हम चाहेंगे कि हम साउथ चाइना सी, बिल्कुल, और हम उसके लिए तैयार भी हैं। नरवणे साहब ने साफ कह लिया है कि जिस तरीके की हलचल है हम भी तैयार हैं, हमारे भी फॉरवर्ड मूवमेंट्स कभी रुके नहीं थे, और हमने एक तरफ बातचीत की है लेकिन भरोसा चीन पर नहीं करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडियन न्यूज।